हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जनसंख्या के समीकरण के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की जनसंख्या एक पहेली की तरह है, जिसमें चुनौतियां भी हैं और अवसर भी छिपे हैं। अब इसे समझने के लिए हमें इसके हर एक पहलू को जानना होगा। तो आइए आज की इस ब्रीफिंग में भारत के इसी जनसांख्यिकीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़े कितने बड़े हैं। फिर हम ये जानेंगे कि ये आबादी रहती कहाँ है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये आबादी बदलती क्यों है। शहरीकरण की बड़ी लहर का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य की योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे। किसी भी विश्लेषण की शुरुआत उसकी नींव से होती है, और भारत के मामले में ये नींव है उसकी जनसंख्या का विशाल आकार। तो चलिए सबसे पहले इसी पैमाने को समझते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की आधिकारिक जनसंख्या थी 1.21 अरब। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, आप जानते हैं। ये 1 अरब से ज्यादा कहानियों, सपनों और जरूरतों को दिखाता है, और यही हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। अब असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के पास दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन है, लेकिन इस पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। ये आंकड़ा सीधे सीधे हमारे संसाधनों पर जो भारी दबाव है उसकी कहानी कहता है। तो सवाल ये है कि योजना बनाने के लिए इतना जरूरी डेटा हमें मिलता कहां से है? जवाब है जनगणना। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सर्वे है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि लोग कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं। और यही जानकारी किसी भी अच्छी नीति के लिए बहुत जरूरी है। और हां, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारत में जनगणना का एक लंबा इतिहास रहा है। पहली कोशिश 1872 में हुई थी और 1881 तक ये एक नियमित हर 10 साल में होने वाली प्रक्रिया बन गई थी, जो हमें एक सदी से भी ज्यादा समय से महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है। ठीक है, तो अब जब हम देश की आबादी का पैमाना जान गए हैं, तो अगला सवाल ये है, ये सभी लोग रहते कहाँ हैं? जैसा कि हम देखेंगे, भारत की आबादी का बंटवारा बहुत ही असमान है, जो योजना बनाने वालों के लिए एक बड़ी पहेली है। ये स्लाइड देखिए, ये जनसंख्या के घनत्व को कितनी साफ साफ दिखाती है। जरा सोचिए, देश की लगभग आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। अकेले उत्तर प्रदेश में भारत के 16% लोग हैं। ये वाकई में एक असाधारण केंद्रीकरण है। इस असमान बंटवारे को मापने के लिए योजनाकार जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सरल लेकिन बहुत दमदार मीट्रिक है, जो हमें बताती है कि कोई इलाका कितना भीड़ भाड़ वाला है। और यहाँ पे अंतर जमीन आसमान का है। पूरे भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन बिहार को देखिए, जहाँ ये 1102 तक पहुंच जाता है। और फिर इसकी तुलना अरुणाचल प्रदेश से कीजिए, जहाँ ये सिर्फ 17 है। मतलब एक ही देश के भीतर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया जैसी हैं। इससे एक सीधा सवाल उठता है, भाई ऐसा क्यों है? लोग कुछ जगहों पर क्यों इकट्ठा होते हैं और दूसरी जगहों से क्यों दूर रहते हैं? इसका जवाब असल में प्रकृति में छिपा है। जनसंख्या का वितरण कोई संयोग नहीं है, ये सीधे तौर पर संसाधनों की मौजूदगी से जुड़ा है। जैसे उत्तरी मैदान, जहां जमीन उपजाऊ है और पानी भरपूर है, वहां स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोग बसते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों और रेगिस्तानों जैसे कठोर वातावरण में जीवन मुश्किल होता है, इसलिए वहां बहुत कम लोग रहते हैं। तो अभी तक हमने एक स्थिर तस्वीर देखी है कि जनसंख्या कहाँ है। अब चलिए उन ताकतों को देखते हैं जो इस तस्वीर को लगातार बदल रही हैं। ये हैं जन्म, मृत्यु और प्रवासन। किसी भी जनसंख्या के आकार और उसकी बनावट को 3 मुख्य चीजें प्रभावित करती हैं: जन्म, मृत्यु और एक जगह से दूसरी जगह लोगों का आना जाना, यानी प्रवासन। जन्म दर, जिसे एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है, ये जनसंख्या वृद्धि का मुख्य इंजन है। यही वो ताकत है जो आबादी में नए लोगों को जोड़ती है। और इस इंजन को संतुलित करने वाली शक्ति है मृत्यु दर, जिसे ठीक उसी तरह मापा जाता है प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या। तो जब आप जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाते हैं तो आपको प्राकृतिक वृद्धि मिलती है। ये हमें बताता है कि प्रवासन को अगर छोड़ दें तो जनसंख्या स्वाभाविक रूप से किस दर से बढ़ या घट रही है। अब हम आते हैं भारत के भीतर हो रहे सबसे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा ट्रेंड जो हमारे शहरों का चेहरा बदल रहा है। गांवों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर लोगों का आना। लोग पलायन क्यों करते हैं?
इसे हम आसान भाषा में पुश और पुल फैक्टर्स में समझ सकते हैं। गांव में गरीबी और बेरोजगारी जैसे कारक लोगों को बाहर धकेलते हैं, यानी पुश करते हैं, जबकि शहरों में रोजगार के मौके और बेहतर जिंदगी की उम्मीद उन्हें अपनी ओर खींचती है, यानी पुल करती है। और इस प्रवासन का नतीजा भारत के समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। 1951 में सिर्फ 17% भारतीय शहरों में रहते थे। 2011 तक ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 31.8% हो गई थी। सोचिए, एक पीढ़ी के भीतर कितना बड़ा बदलाव हुआ ये शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। 2001 में भारत में 35 मिलियन प्लस शहर थे, मतलब जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। सिर्फ 10 साल बाद 2011 में यह संख्या बढ़कर 53 हो गई। ये एक अभूतपूर्व शहरी विकास है। तो आखिर में इन सभी आंकड़ों का मतलब क्या है? आइए अब इन जनसांख्यिकीय ट्रेंड्स को भविष्य की योजना और राष्ट्रीय नीति से जोड़कर देखते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जैसी रणनीतियां लागू की। ये नीति सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि इसका ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार कल्याण पर है, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और परिवार नियोजन को प्रोत्साहित किया जा सके, जो सभी सीधे तौर पर जन्म दर को प्रभावित करते हैं। तो हम इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत का शहरीकरण जारी है, हमारे योजनाकार विकास की जरूरतों को हमारे सीमित संसाधनों के दबाव के साथ कैसे संतुलित कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब कल के भारत का भविष्य तय करेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।